हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, जैसे यहाँ पे पहला सवाल है, यदि एक आदमी से किसी संख्या में 5 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 5 से भाग दे दिया, तो उसने गलती से कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो देखिए, जैसे अगर हम समझें कि नंबर कोई भी मान लें, आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, और उसमें जैसे अगर वो 5 का गुणा करता है तो क्या आता, और उसने 5 का भाग कर दिया तो क्या आया। तो उस चीज़ को हम अगर समझेंगे तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर मान लूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर मान लूँ, जैसे मान लो आप 10 मान लें, 100 मान लें, 1000 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मान लूँ कि वो नंबर 10 था, या फिर मान लीजिए वो नंबर 100 था। अगर हम ये मान लें कि वो नंबर 100 था, जिसमें उससे कहा गया कि 5 से गुणा करना है, तो अगर वो उसमें 5 से गुणा करता तो उसके पास कितना आता, 500। उसके पास आंसर आना चाहिए था कितना, 500। लेकिन उसने गलती क्या करी, इस 100 में उसने गुणा करने की बजाय भाग कर दिया। अब अगर उसने भाग कर दिया तो उसका आंसर कितना आया हुआ, 100 में 5 का भाग करेगा तो उसका आंसर आएगा 20। कुल मिला के जहाँ उसका आंसर 500 आना चाहिए था, उसका आंसर आया 20। यानी कि उसने आंसर में गड़बड़ी कितने की कर दी, तो उसने आंसर में गड़बड़ी कर दी 480 की। सवाल में यही पूछ रहा है कि ये जो गड़बड़ी है 480, ये कितना परसेंट है। तो 480 500 का कितना परसेंट है, तो अगर आप निकालेंगे तो 480 को ऊपर लिखेंगे और 500 को नीचे लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 5 का भाग इसमें देंगे, या फिर आप इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 10 का भाग दे दीजिए, 2 का इधर भी गुणा कर दीजिए। तो अब इस 10 से ये जीरो कट जाएगा, 48 दूनी 96%। यानी कि जो उसका गलती आया वो 96% आया। तो इस सवाल का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। आई होप आप समझ गए होंगे, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखें, अगर इसी में अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में कह रहा है, यदि किसी आदमी से किसी संख्या में 7/13 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने गलती से 9/17 से गुणा कर दिया, तो उसके गलती में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे ये दे रहा है आपको दूसरे सवाल में, और दूसरे सवाल में कह रहा, उससे कहा गया था कि 7/13 से गुणा करना है, लेकिन उसने गलती क्या करी, उसने 9/17 से गुणा कर दिया। तो अब हम ऐसे सवालों में क्या किया करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है, यानी जो हर में है, जैसे यहाँ पे देखिए 13 हर में है और इधर 17 हर में है, तो हम क्या करेंगे, 13 और 17 का एलसीएम लेके वो नंबर मान लेंगे। आप इस सवाल को देखें, इससे पहले मैं आपको अगर एक सवाल दिखा दूँ। ऐसे सवाल बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अक्सर आते रहते हैं। जैसे देखिए, इस सवाल को हम करेंगे, इससे पहले मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूँ जो कि कई बार आया हुआ है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, जैसे मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ। जैसे अगर हम एक सवाल देखें, जैसे एक सवाल देखेंगे, ये देखिए, जैसे एसएससी की परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। तो संख्या क्या थी। देखिए, कई बार आया हुआ सवाल है ये, मैं आपको सही बताऊं तो ऐसे सवाल बहुत सारे अक्सर एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर बैंक हो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तब ऐसे सवाल करने का तरीका क्या है कि जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम लेके हम वो नंबर मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3/14 और 3/4, इसमें डिनोमिनेटर में 14 और 4, तो 14 और 4 का एलसीएम ले लेंगे और नंबर मान लेंगे। तो 14 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28। अगर मैं उस नंबर को ही 28 मान लूँ, जिसमें उससे 3/4 उसका ज्ञात करने के लिए कहा गया था,
तो अगर वो नंबर 28 है जिसका वो 3/4 ज्ञात करने के लिए उसे कहा गया, तो अगर उसका 3/4 वो ज्ञात करता तो कितना आता? 21 आता। 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो 3/14 आता कितना? 6। यहाँ पे आना चाहिए था उसका आंसर 6, लेकिन उसने क्या किया? 3/4 ज्ञात कर दिया। तो अगर इसका 3/4 ज्ञात करेगा तो कितना आएगा? 4 सत्ते 28 और 7 21, 21 आता। 6 जहाँ आना चाहिए था उसका आंसर आया 21, तो कितना ज़्यादा आया? हमारे हिसाब से ज़्यादा आया 15, जबकि सवाल में कह रहा है 150, तो 15 का मान 150 दे रहा। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो आएगा 10। तो वो पूछ रहा है कि वो नंबर क्या था? हमारे हिसाब से था नंबर 28, इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो नंबर हो जाएगा 280। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से पिछले सवाल को भी करना था, इसी तरीके से पिछले सवाल को भी करना था। अभी जैसे हमने इससे पहले एक सवाल देखा, अब देखिए दोबारा से उसी सवाल पे मैं आपको ले चलता हूँ। सवाल क्या था समझिएगा। सवाल ये था, सवाल था कि एक आदमी से किसी संख्या का 7/13 से गुणा करने के लिए कहा गया। 7/13 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने 9/17 से गुणा कर दिया। तो मैं वो नंबर ही मान लूँगा कि 13 × 17 होगा, क्योंकि एलसीएम इसका नंबर होता है। तो 13 × 17 ही हम लिख लें, ना कैलकुलेशन पे जाएं अभी। तो हमने ये मान लिया कि 13 × 17 यही नंबर होगा, वो जो भी नंबर होगा। अब इसका अगर वो 7/13 ज्ञात करता तो कितना आता? 7/13 जब ज्ञात करेगा तो 13 से 13 कट जाएगा, 17 सत्ते 119 आता। लेकिन उसने क्या किया? गलती से 9/17 ज्ञात कर दिया। तो अगर 9/17 ज्ञात कर दिया तो कितना आएगा? 17 17 कट जाएगा, 13 नंबर 117 आया। तो आप देखेंगे उसका 2 कम आया। कितना कम आया? 2 कम। जहाँ उसका 119 आना चाहिए था उसका 117 आया, तो 2 की कमी आई। अब ये 2 कितने में कम है? तो 119 में। तो यही निकालना है हमें। तो इसका कितना परसेंटेज हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 200/119%, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है बात? 200/119%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे सवाल जब भी आपको दिखें तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो डिनोमिनेटर में जो हर में लिखी हुई संख्याएं हैं उनका एलसीएम ले लेंगे और उसी को नंबर मान लिया जाता है। उसी को नंबर मान करके सवाल को हल कर दिया जाता है। क्लियर है बात? देखिए अगला सवाल देखें। अगले सवाल में कह रहा, अगला सवाल अगर आप देख रहे होंगे तो अगले सवाल में लिखा हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 35% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान हो जाता है 5/12। तो भिन्न को अगर आप इसको बेसिक से ही जैसे करें तो भिन्न का रूप ही क्या होता है? P/Q के रूप में होती है कोई भी भिन्न हो, P/Q के रूप में। तो कह रहा है अगर इसको बढ़ा दिया जाए 35%, सॉरी भिन्न के अंश में 15% की जब आप वृद्धि कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 115P और बटे में 100 आ जाएगा। अंश का मान इतना हो गया। अब हर में कमी कर रहा है 35% की, तो 35% की जब कमी कर देंगे तो यहाँ पे Q में कितना आएगा? ये 65 बटे में 100 आएगा, तो 100 चला जाएगा ऊपर। यही तो बचेगी भिन्न। ये 100 से 100 कट गया, इसको काट देंगे 5 से 23 बार, 5 से काट देंगे 13 बार। तो ये जो भिन्न बची हमारी ये आई 23P/13Q और सवाल में कह रहा है 5/12 है। तो यहाँ से P/Q कितना आएगा? P/Q आएगा 13 × 5 में हो जाएगा 65, 12 × 23 में हो जाएगा, तो 12 × 36, 3 हासिल, 12 दूनी 24, 3 27, यानी भिन्न हो जाएगी 65/276। 65/276, 65/276, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, अगर अगले सवाल में कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3 जोड़ दिया जाता है, तो 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको फ्रैक्शन को समझें, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6।
तो यदि मान लीजिए वो नंबर ओरिजिनल में 6 है तो उसका 16 से ही 2/3 निकालेंगे जब तो 1 निकलेगा, तो इसमें 1 जोड़ देंगे जब आप तो नंबर हो जाएगा 7। सवाल में कह रहा है वो संख्या हो जाती है 5649, तो 7 का मान दे रहा है कितना 5649। यहाँ से 1 का मान कितना निकल के आएगा, 1 का मान निकल के आएगा 807। तो कह रहा है वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या तो 6 है, तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। वास्तविक संख्या थी 4842। बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ़ बताइए। यहाँ तक आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी समझने में। अगला सवाल अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे देखिए अगला सवाल, इस तरीके के जब कोई भी सवाल दिखे आपको तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको समझ लेना पहले बेहद ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे कह रहा, मान लीजिए कि एक बर्तन है, मान लीजिए एक बर्तन है, उसमें मान लीजिए शरबत है। अब उस शरबत को, ये शरबत से पूरा भरा हुआ है ये गिलास, आपने इसके रख दिया, आप बाहर चले गए, आपके घर में कोई छोटा सा बालक है, उसने देखा कोई नहीं है पास में, तो उसने ये गिलास उठाया, मान लीजिए इसने आधा शरबत पी लिया, अब गिलास में बचा आधा शरबत। तो आप एक चीज़ बताइए कि क्या ये अब जो शरबत बचा, जो मात्रा बची अब शरबत की, ये पहले जितनी ही मीठी होगी या नहीं होगी? आप कहेंगे बिल्कुल मीठी होगी, क्योंकि बच्चे ने जो पिया शरबत में तो जो चीनी घुली हुई थी और जो पानी था वो वही रेशियो में रहेगा पीने के बाद भी। ऐसा तो होगा नहीं कि वो पानी पानी पी जाएगा या शक्कर शक्कर पी जाएगा। तो कहने का अर्थ ये कि जब भी विलयन से कुछ भी निकाला जाता है, कुछ भी निकाला जाता है, तो निकाले जाने के बाद भी विलयन का रेशियो नहीं चेंज होता। निकाले जाने के बाद भी विलयन का रेशियो नहीं चेंज होता, भले ही मात्रा चेंज हो जाए। क्लियर है बात? रेशियो चेंज नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पे जैसे 4:1 में था, पानी 4 था, पानी अगर 4 किलो हो या 4 लीटर हो तो वहाँ 1 किलो शक्कर थी, तो 5 किलो टोटल था। पीने के बाद हो सकता है मान लीजिए यहाँ पे 3 किलो बचा है, 4 किलो बचा, लेकिन रेशियो वही रहेगा 4:1। क्लियर है बात? यानी कभी भी विलयन से अगर कुछ भी निकाल दिया जाए तो उसका रेशियो नहीं बदलता। क्लियर है बात? वहीं अगर उसमें अलग से कोई पानी डाल दिया जाए तो अलग से, अब इसमें जब पानी डाल देंगे तो केवल पानी बढ़ेगा, शक्कर तो वही रहेगी, अब की बार रेशियो चेंज हो जाएगा। क्लियर है बात? विलयन से जब भी कोई मात्रा निकाली जाती है तो रेशियो नहीं बदलता, वहीं एक्स्ट्रा जब कोई मात्रा डाल दी जाती है तो रेशियो चेंज हो जाता है। ये बात आपको समझ लेना बेहद ज़रूरी है ऐसे कोई भी सवाल करने के लिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक सवाल दे रहा कि 450 किलो के चीनी और पानी के मिश्रण में 20% चीनी है। 20% का मतलब ही कितना होता है? तो 20% का मतलब होता है 1/5। यानी अगर टोटल मिक्सचर 5 किलो हो या 5 रेशियो हो या 5 यूनिट हो, कुछ भी आप कहिए, अगर टोटल 5 यूनिट है मिक्सचर हमारे पास तो उसमें से 1 यूनिट चीनी का है। तो यहाँ पे अगर जैसे हम लिखें चीनी और यहाँ पे लिख दें पानी, तो अगर 1 यूनिट चीनी है तो 5 में से 1 चीनी हो गया, तो पानी बचेगा कितना 4, यानी 4 यूनिट पानी के थे। क्लियर है? तो कह रहा है उसमें कितने किलो और चीनी मिला दी जाए। क्या मिलाना है? चीनी मिलाना है, पानी तो बदलेगा नहीं, पानी वही रहेगा। कितना मिला दिया जाए कि चीनी 25% हो जाए। 25% का मतलब 25% का मतलब होता है 1/4। यानी कि अगर टोटल अब 4 हो, टोटल अब 4 हो तो उसमें से 1 क्या हो जाए चीनी। अगर 1 चीनी हो गया तो पानी बचा 3। मैंने आपको पहले बताया था जब भी कुछ एक्स्ट्रा मिलाया जाता है तो अगर चीनी मिलाया गया तो चीनी की मात्रा ही केवल बढ़नी चाहिए, पानी की मात्रा में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे तो पानी कम हो रहा है तो पानी कम हो ही नहीं सकता, पानी तो उतना ही रहेगा क्योंकि चीनी को एक्स्ट्रा मिलाया जा रहा है। तो पानी की मात्रा को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे इस पूरे में। तो अब यहाँ पे पानी की मात्रा हो गई 12, अब यहाँ पे 12 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो इस पूरे में 4 गुणा कर देंगे। तो कहने का मतलब पहले अगर चीनी की मात्रा 3 थी तो चीनी की मात्रा बढ़ के हो गई 4, लेकिन पानी पहले ही 12 था, अब भी 12 है। तो सवाल में कह रहा है 450 किलोग्राम था पहले, 450 किलो
का मिश्रण था, और जबकि पहले मिश्रण हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 12 3 15, तो 15 का मान दे रहा है सवाल में 450। अगर 15 का मान 450 है तो 1 का मान होगा कितना 30। अब यही पूछ रहा है वो पूछ कह रहा है उसमें कितने किलो चीनी मिलाया जाए। तो पहले चीनी कितना था 3 यूनिट, अब यूनिट हो गई 4, तो 1 यूनिट बढ़ा दिया गया। 1 यूनिट का मान हमने निकाला कितना है 30, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 30 किलोग्राम। बात क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत हो समझने में बताइए, बात फिर से समझिए। अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आए उसमें एक्स्ट्रा कुछ मिलाया जा रहा है तो आपको समझना ये है कि केवल वही चीज़ बढ़ेगी, दूसरे में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर जब कुछ निकाला जा रहा होता है मिश्रण में तो रेशियो नहीं बदलता। जैसे कह रहा है चीनी थी 20%, 20% का मतलब 1/5, यानी कि अगर चीनी 1 है तो बाकी का जो 4 बचा वो पानी था। कह रहा है कि अब कितनी चीनी एक्स्ट्रा उसमें घोल दी जाए कि चीनी का रेशियो जो है ये जो परसेंटेज है वो 25% हो जाए। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में से 1 चीनी हो जाए तो 3 बचेगा पानी। लेकिन पानी क्यों बदल रहा है? चीनी मिलाई जा रही, पानी तो नहीं बदलना चाहिए। तो पानी को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे अगर 3 का गुणा करा दें इस पूरे में, तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 4 का, तभी तो पानी की मात्रा सेम रहेगी। अब भी पानी 12 है, अब भी 12 है। चीनी लेकिन पहले 3 था, अब चीनी हो गया 4, तो चीनी की मात्रा बढ़ रही 1 यूनिट। और सवाल में 1 यूनिट की मात्रा हमने अभी निकाली, कितनी आ रही थी 30। कैसे? टोटल देखिए यहाँ पे पहले हमारे पास कितना था मिक्सचर 12 3 15, पहले हमारे पास मिक्सचर था 15 यूनिट। 15 यूनिट का मान दे रहा है सवाल में 450, तो 1 यूनिट का जब मान निकाला हमने तो आया 30 यूनिट। यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ रहा, तो 1 यूनिट का मान निकल के आया 30 किलोग्राम, तो उत्तर हो गया 30 किलोग्राम। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला सवाल अगर आप देखें तो अगले सवाल में कह रहा है 12 लीटर के एक अम्ल और पानी के मिश्रण में 12 लीटर का अम्ल और पानी का मिश्रण है। तो कह रहा है कितना लीटर पानी निकाल लिया जाए कि अम्ल की प्रतिशतता 30% से बढ़ के 40% हो जाए। देखिए इसमें निकाला जा रहा है, मैंने आपको पहले बताया था जब भी निकाला जाता है तो रेशियो चेंज नहीं होता। अब जैसे 12 लीटर का अम्ल और पानी का मिश्रण है, ठीक है, उसमें पहले कह रहा है अम्ल की प्रतिशतता 30% थी। जैसे यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये अम्ल है और ये है यहाँ पे पानी। क्लियर है? 30% का मतलब 3/10, यानी पहले अगर 10 हो पूरा मिश्रण तो उसमें 3 अम्ल हो गया, तो बाकी का 7 बचा पानी। कह रहा है कि उसमें से जब पानी निकाल लिया जाता है, इसमें क्या निकाला जा रहा है? पानी निकाला जा रहा है। क्लियर? पानी निकाला जा रहा है। अगर पानी निकाल लेंगे तो यहाँ पे अब कह रहा है कि प्रतिशतता हो गई 40% अम्ल की। 40% का मतलब होता है 2/5। अगर टोटल मिक्सचर 5 हो तो उसमें से 2 अम्ल हो गया, तो अगर यहाँ पे 2 अम्ल हो गया तो पानी बचा कितना 3। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कुछ निकाला जाता है अगर इसमें मिक्सचर ही निकाला गया होता तो रेशियो चेंज नहीं होता। लेकिन सवाल में कह रहा है पानी निकाला गया। क्या निकाला गया? पानी। तो पानी ही केवल कम होगा, अम्ल की मात्रा कम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो अम्ल की भी मात्रा कम हो रही। अम्ल की मात्रा अगर कम हो रही तो हम इस अम्ल की मात्रा को बराबर करने के लिए यहाँ पे अगर 2 का गुणा करें तो इस पूरे में 2 गुणा होगा, और यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 3 का, तो यहाँ पे भी 3 का गुणा होगा। कहने का मतलब यदि अम्ल की मात्रा पहले 6 थी, यदि अम्ल की मात्रा पहले 6 थी तो पानी की मात्रा थी कितनी 14। अम्ल की मात्रा अब भी 6 है लेकिन पानी की मात्रा बची 9। हमारे हिसाब से 14 6 20 था विलियन, जबकि सवाल में दे रहा है 12 था, तो 20 का मान है 12, तो 1 का मान आ गया 12/20। लेकिन कमी कितनी की आई? तो कमी आई 5 की, तो 5 का मान कितना आएगा? ये हो गया 12/20 गुणे 5। 5 से 20 काट देंगे 4 बार, 4 से 12 काट देंगे 3 बार। तो कहने का मतलब 3 किलोग्राम हमें क्या करना पड़ेगा? पानी को निकालना पड़ेगा।
क्लियर है बात कि नहीं? दोबारा समझिए, अगर इसमें हमसे ये कहता है कि इसमें क्या निकाला गया है, इसमें निकाला गया है पानी, अगर इसमें से पानी निकाला गया है तो केवल पानी की मात्रा कम होगी। अगर ये पानी की जगह लिख देता कि विलियन को निकाला गया है, विलियन को निकाला गया है, तो रेशियो चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पानी को बाहर निकाला गया है। तो हमें यही चीज़ को समझना है कि अगर पानी को बाहर निकाला है तो केवल पानी की मात्रा कम होगी, अम्ल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर पहले 6 लीटर था या पहले 6 यूनिट था तो अभी 6 यूनिट ही रहेगा। तो हमने क्या किया, अम्ल की मात्रा को बराबर कर लिया। पानी की मात्रा में कमी आ रही तो पानी की मात्रा को हमने केवल निकाल लिया। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये था 6 यूनिट, ये था 14 यूनिट, अभी भी 6 यूनिट है अम्ल, लेकिन पानी के यूनिट हो गया 9, तो 5 यूनिट की कमी आई। हमने देखा कि हमारे हिसाब से 20 यूनिट का मान दे रहा है सवाल में 12, तो 1 यूनिट का मान आया 12/20, तो हमारे 5 यूनिट की कमी आ रही है पानी में, तो 5 यूनिट का मान निकाल लिया, तो उत्तर आ गया कितना, 3 किलोग्राम। क्लियर है बात? आई होप आप इतनी बात को समझ गए होंगे। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो अगला सवाल ले लें। आगे का सवाल अगर हम देखें, जैसे एक सवाल ले लेते हैं, ये देखिए सवाल काफ़ी बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। जैसे यहाँ पे पहला ही सवाल देखिए, कह रहा है डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो गई। तो कह रहा है डीजल खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 5% रहे। तो अब देखिए खर्च का मतलब ही क्या होता है, खर्च का मतलब ही होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, प्राइस गुणे क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए आप चावल लेने जा रहे हैं, चावल की कीमत है मान लीजिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम, आप 2 किलो लेके आते हैं तो आपका खर्च कितना हुआ, 60 रुपये। यानी कि जो खर्च आ रहा है कैसे आ रहा है, जो कीमत है किसी वस्तु की, जो कीमत है उसमें उस वस्तु की मात्रा का गुणा कर देने से एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता है। जैसे 30 रुपये किलोग्राम वाले चावल अगर आप 2 किलो लेके आ रहे हैं तो आपका खर्च कितना है, 60 रुपये। जब भी आपको खर्च निकालना हो तो प्राइस का गुणा कर दिया जाता है, किससे, क्वांटिटी से। क्लियर है बात? अब जैसे यहाँ पे कह रहा है, इस सवाल को अगर आप देखें तो सवाल में कह रहा है कि डीजल की कीमत 45 रुपये से बढ़ करके 50 रुपये हो जा रही है प्रति लीटर। तो जैसे पहले प्राइस कुछ था, ये मान लीजिए पहले की कंडीशन है, ये मान लीजिए बाद की कंडीशन है। पहले कीमत थी 45 रुपये प्रति लीटर, अब प्राइस की बढ़ के हो गया 50। क्लियर है? तो कह रहा है क्वांटिटी में जो उसकी खपत है या क्वांटिटी है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 5% बढ़े। 5% बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे पहले 100 रुपये खर्च कर रहा होगा तो अब 5 रुपये ज़्यादा खर्च करेगा, 100 का 5% 5 ही होता है, यानी अब वो 105 रुपये खर्च करे, यही तो मतलब हुआ। तो हम ये देखेंगे कि प्राइस में क्वांटिटी का गुणा करने से खर्च आता है। तो जैसे अगर पहले 45 रुपये प्रति लीटर वाला जो पेट्रोल था या डीजल था और उसका खर्चा कर रहा था वो 100 रुपये, उस पर 100 रुपये खर्चा कर रहा था, तो क्वांटिटी कितनी आ रही होगी। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस 45 में कितने का गुणा करेंगे, 100 आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100/45, यानी कि पहले अगर वो इतनी क्वांटिटी लेके आ रहा, क्लियर है, 45 रुपये प्रति लीटर वाला डीजल लेने के लिए वो पहले इतनी क्वांटिटी खरीद के ला रहा, तभी उसका खर्च 100 रुपये था। अब प्राइस बढ़ गया, हो गया 50, तो अब उसको खर्च करना है 105 रुपये। तो अब उसका कितना क्वांटिटी उसे मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 105/50। क्लियर है? यानी पहले अगर उसे इतनी क्वांटिटी मिल रही तो अब उसे इतनी क्वांटिटी मिल रही, तो क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है, जो कितने प्रतिशत का आ रहा है वही हमें निकालना है। तो इसको अगर हम हल कर लें तो यहाँ 5 से काटेंगे 9 बार, इसको 5 से काटेंगे 20 बार, इसको आप अगर काटें 5 से तो 10 आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा। अब ये हमें हर पे जो दिख रहा है ये डिफरेंट दिख रहा है, तो अगर हम इसको एक सेम बना लें, इसको 90 बना लें, तो यहाँ पे 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो यानी पहले अगर जैसे क्वांटिटी 200, इसको 90 बनाना है तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 9 का, तो कितना आ जाएगा 189। तो कुल मिला के चेंजेस कितना आ रहा है, 11 का चेंजेस आ रहा है, कितने में, 200 में।
गुणा कर देंगे 100 का तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कट गए। 11/2 का मतलब है 5.5%। क्लियर। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 5.5%। ऐसा कोई भी सवाल आपको दिखे तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि प्राइस और क्वांटिटी को गुणा करने से एक्सपेंडिचर आ जाए। तो अगर प्राइस पहले 45 था, बढ़ के 50 हो गया, तो क्वांटिटी में क्या चेंजेस आएंगे ताकि जो उसका एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो केवल 5% पड़े। तो जैसे मैंने यहाँ पे 100 माना तो 105 लिख दिया। ज़रूरी नहीं कि आप भी 100 माने, आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं, जो आपको सुटेबल हो वो मान सकते हैं। क्लियर। हमने यहाँ पे 100 मान लिया तो ये 5% बढ़ के 105 हो गया। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि 45 रुपये प्रति लीटर वाला डीजल उसे ख़रीदना है और 100 रुपये खर्च करने हैं, तो उसे कितना डीजल मिलेगा? तो ये मिलेगा 20/9। ऐसे ही अब उसकी कीमत जब बढ़ गई 50 हो गई, तो 50 रुपये प्रति लीटर वाला डीजल 105 रुपये में उसे ख़रीदना है, तो कितनी क्वांटिटी उसको मिलेगी? तो ये मिलेगी 21/9। अपनी सुविधा के लिए हम डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे। तो सेम बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे 10 का गुणा कर दें तो ये हो गया 200, और यहाँ पे अगर हम गुणा कर दें 9 का तो ये हो गया 189। तो 200 यूनिट अगर उसे पहले क्वांटिटी मिल रही थी तो अब उसे मिल रही है 189। तो कमी कितनी की आ रही है? 11 की। तो यही हमें बताने की कितना परसेंट है। तो 11 200 का कितना परसेंट है? तो 11/200 गुणा 100, यानी ये आ गया 5.5%। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बताइए अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो प्राइस और क्वांटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप उन्हें बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ऐसे कोई भी सवालों को हल करने के लिए। ऐसे किसी भी सवालों को हल करने के लिए आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब जैसे देखिए अगले सवाल में कह रहा है कि किसी घर में गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 28.56% कम है तथा चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है। यदि गेहूं, चावल और दाल का खर्च को क्रमशः 9.5%, 17.5%, 12.5% बढ़ाया जाता है, जिससे कुल खर्च में 540 रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो ज्ञात कीजिए कि परिवार की आय कितनी होगी। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ऐसे सवाल जब भी कोई दिखे तो जैसे ये कह रहा है वैसे हम लिखते जाएंगे। जैसे सवाल में कह रहा है वैसे ही लिखते जाएंगे। जैसे सवाल में दिया है कि गेहूं का खर्च, यहाँ पे हमने लिख दिया मान लीजिए गेहूं, यहाँ पे लिख दिया चावल, और कहीं पे लिख दीजिए दाल, यहाँ पे लिख दीजिए दाल। ठीक है। तो कह रहा है गेहूं का खर्च चावल के खर्च से कुछ परसेंटेज में दिया है कि ये कम है। ठीक है। और फिर कह रहा है कि चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है। तो दाल का खर्च क्या होगा? हम कुछ भी मान लीजिए, जैसे 12.5% कम है तो हम 12.5 की फ्रैक्शन ही देख लें। 12.5 की अगर हम फ्रैक्शन देखें तो ये होती है 1/8। यानी अगर दाल जो है, दाल पे खर्च अगर 8 है तो उसमें 1 कमी हो जाएगी, तो चावल पे खर्च हो गया 7। क्लियर है कि नहीं? हम इसी फ्रैक्शन पे ही चलेंगे, जैसे जो परसेंटेज दे रहा है उसी के फ्रैक्शन पे ही खेलेंगे इसमें। अब जैसे यहाँ पे अगर वो दाल पे 8 खर्च कर रहा है तो चावल पे खर्च है उसका 7, क्योंकि उसकी कमी है 12.5%। 12.5% इसका जब आप 8 का निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 कम कर दिया तो 7 आ गया। अब कह रहा है कि चावल के खर्च से कम है गेहूं का खर्च, कितना कम है? 28.56%। तो हमें पता है कि 14/2/7% जो होता है, 14/2/7%, उसी का डबल है, ये लिखा है 28.56%। और हमें इसकी फ्रैक्शन पता है कि 1/7 होती है, तो अगर उसका डबल लिखा है तो ये 2/7 हो जाएगा। यानी अगर ये इसमें 7 खर्च कर रहा है तो इसमें 2 कम खर्च करेगा, तो गेहूं में खर्च करेगा 5। बात इतनी क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने कैसे किया, जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि मैं लगभग कह रहा हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे 14/2/7% की फ्रैक्शन होती है 1/7। तो अगर इसका डबल है ये 28.56%, तो फ्रैक्शन में भी डबल हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 2/7। यानी अगर वो पहले 7 खर्च कर रहा है तो अब उसमें से 2 कम करेगा, यानी 5 गेहूँ पे खर्च कर रहा है। क्लियर है? अब कह रहा है कि वो खर्च को बढ़ा रहा है, गेहूँ को बढ़ा रहा है 9.5%, गेहूँ को बढ़ा रहा है 9.5%। अब हम जरूरी नहीं कि ये तो रेशियो में है, अब हम इसको कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। 5000 मान लीजिए तो इसको 7000 करना पड़ेगा, इसको 8000 करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 500 मान लूँ तो इसको 700 करना पड़ेगा, इसको 800 करना पड़ेगा। तो मैं इनको खर्च को, ताकि फ्रैक्शन मेरा जो है, ये जो ये वैल्यू है ये फ्रैक्शन में ना जाए, दशमलव में ना जाए,
उससे बचने के लिए मैं बड़ी बड़ी वैल्यू मान लूँगा। जैसे यहाँ पे 800 मान लिया मैंने, ये 800 खर्च कर रहा है दाल पे, 700 खर्च कर रहा है चावल पे, गेहूँ पे 500, तो इस तरीके की वैल्यू मैं यहाँ पे मान लूँगा। तो अगर गेहूँ पे 9.5% खर्च को बढ़ा रहा, तो 9.5% इसका कितना हो जाएगा 500 का। जब आप 9.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 500 गुणा लिखेंगे 9.5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 25, 2 हासिल हो जाएगा, 9 पन्ना 45, 2 47, यानी इतना खर्च ये इस पर बढ़ा रहा है। क्लियर है। चावल पे कितना बढ़ा रहा है, चावल पे बढ़ा रहा है 17.5%, तो 17.5 जब आप निकालेंगे 700 का तो कितना आएगा 17.5 जब आप निकालेंगे 700 का, तो 700 का 17.5 कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पे बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना आएगा ये 7 पन्ना 35, 3 हासिल, 7 सत्ते 49, 3 52, 5 हासिल, 7 एकम 7 5 12, यहाँ पे दशमलव आ जाएगी, यानी 122.5 इस पर बढ़ा रहा है खर्च। दाल पे कितना बढ़ा रहा है 12.5% जब इसका निकालेंगे तो ये तो इस 12.5 की फ्रैक्शन ही होती है 1/8, 1/8 का मतलब 100, यानी इस पे 100 रुपये खर्च बढ़ा रहा है। तो ओवरऑल खर्च कितना बढ़ा रहा है वो, अगर हम ये समझें तो ये कितना है 47.5 और ये 2.5, ये 47.5 और 2.5 हो गया 50, 120 और 50 कितना हो गया 120 और 50 हो गया 170, 170 और 100 270। ओवरऑल वो खर्च बढ़ा रहा है 270, और जबकि सवाल में दे रहा है कि खर्च बढ़ा रहा है 540, तो 270 का मान दे रहा है 540, तो यहाँ से 1 का मान निकल के आएगा कितना, 1 का मान निकल के आएगा 2, क्योंकि ये इसका डबल है, तो 1 का मान आ गया 2। तो हमारे हिसाब से वो खर्च कितना कर रहा था 8 7 15 5 20, यानी कि 2000 खर्च कर रहा था। 1 का मान 2 है तो 2000 का मान कितना हो गया 4000, 2000 का मान हो गया 4000। लेकिन वो कह रहा है वो 500 रुपये की और भी तो बचत कर रहा है, तो ये 500 यहाँ पे और जोड़ देंगे, 500 अगर यहाँ पे और बचत जोड़ देंगे तो उसकी आय कितनी आ गई, उसकी आय हो गई 4500 रुपये, सॉरी यहाँ पे 45 तो लिखेंगे, उसकी आय निकल के आ गई कितनी 4500, क्योंकि आय मतलब इनकम का मतलब ही क्या होता है कि जो वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, जो उसका खर्च है और जो उसकी बचत है उसको जोड़ दिया जाता है तो उसकी इनकम आ जाती है, यानी इनकम या आय बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर है। तो यहाँ पे 4000 तो खर्च कर रहा, 500 की बचत कर रहा, तो 45 रुपये उसकी आय हो गई। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हो, कोई समस्या नहीं होगी शायद आपको समझने में, अगर आप इस फ्रैक्शन को समझ पा रहे हैं। जैसे 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, 14.2/7% की फ्रैक्शन होती है 1/7। तो अगर वो पहले यहाँ पे 800 खर्च कर रहा है तो 800 का 1/8 जब आप करेंगे तो 100 आएगा, यानी 100 की कमी खर्च कर रहा है, 100 कम खर्च कर रहा है चावल पे। अब हमें पता है 14.2/7% का मतलब 1/7 होता है, तो 28.4/7 का % का जो मतलब है वो 2/7 हो जाएगा। तो यानी अगर यहाँ पे 700 खर्च कर रहा है तो 200 कम खर्च करेगा, गेहूँ पे खर्च करेगा 500। क्लियर है। हमने यहाँ पे देखा कि वो अपने खर्च को बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है तो 9.5% बढ़ा रहा है गेहूँ पे, तो 500 का 9.5% जब हमने निकाला तो ये आया 47.5। चावल पे खर्च को बढ़ा रहा है 17.5, तो 700 का 17.5 आया 122.5, और दाल पे बढ़ा रहा है 12.5, तो 800 का 12.5 आया 100। ओवरऑल वो खर्च को जो बढ़ा रहा है वो 270 बढ़ा रहा है हमारे हिसाब से, जबकि सवाल में दे रहा है कि 540 बढ़ा रहा है, तो 270 का मान 540, तो 1 का मान आया 2, तो हमारे हिसाब से ओवरऑल खर्च कर रहा था वो 2000, चूँकि सवाल में 1 का मान 2 आया, तो 2 का यहाँ पे अगर हम गुणा कर दें तो वो खर्च कर रहा है 4000। अब अगर वो 4000 खर्च कर रहा, 500 बचा रहा, तो उसकी इनकम कितनी हो गई 4000 प्लस 500, यानी 45 रुपये उसकी इनकम हो गई। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 4500। क्लियर है कि नहीं, बताइए कोई दिक्कत हो रही है अगर आपको समझने में, मुझे लग रहा है आपको कोई समझने में, इस बात को समझने में कोई दिक्कत आएगी। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूनिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो जाएंगे, जो भी सवाल होंगे आपके अर्थमेटिक के वो सभी सवाल हो जाएंगे आपके।
ज़्यादा फालतू के सूत्र वगैरह या ज़्यादा फालतू की ट्रिक्स वगैरह आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे अगला सवाल दे रहा है कि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि रेशियो उल्टा हो जाना। क्लियर है? कह रहा है यदि एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है तो वाई के मान में कितना परिवर्तन आएगा। देखिए, जैसे मैं इसको गणित की भाषा में लिखूँ, अक्सर आपने फिजिक्स में ऐसे पढ़ा होगा कि कुछ चीज़ें व्युत्क्रमानुपाती होती हैं एक दूसरे की। तो ऐसे यहाँ पे जैसे कह रहा है कि जो x है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि x के मान बढ़ेगा तो y के मान में कमी आएगी। क्लियर है? x का मान यदि बढ़ रहा है तो y का मान कम होगा। अब जैसे यहाँ पे x है, x के मान में कह रहा है 37.5% को बढ़ाया जा रहा है। 37.5% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो मुझे पता है कि 12.5 का 3 गुना है। 12.5 की फ्रैक्शन होती है 1/8, तो 37.5 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? चूँकि ये 3 गुना है तो ये 3/8 हो जाएगी। तो यानी अगर x का मान पहले ओरिजिनल में 8 रहा होगा, यदि ओरिजिनल में 8 रहा होगा तब उसका मान बढ़ जा रहा है। बढ़ कितना जा रहा है? 3 बढ़ जा रहा है, तो x का मान हो जा रहा है 11। क्लियर है? मैंने अभी पढ़ा कि x का मान यदि बढ़ रहा है तो y के मान में कमी आ रही होगी। चूँकि ये प्रोपोर्शनल में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो y का मान हो जाएगा 11:8। क्लियर? तो कितने की कमी आई? 3 की। अब ये 3 की कमी दर्ज होगी किसमें? 11 में, तो 11 आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा 100 को गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल के आ जाएगा 300/11। इसको जब हम हल करेंगे तो 11 दूना 22, 8 बचा, 11 7 70, ये 27 पॉइंट समथिंग पहला ही ऑप्शन में लिखा हुआ है 27.27, उसी को लगा देंगे। सवाल का उत्तर हो गया 27.27। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? कोई दिक्कत हो, कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए। कोई समस्या नहीं होगी मुझे लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, ये तो सवाल हम कर चुके हैं। अगला सवाल है जैसे, हाँ बढ़िया सवाल है। सवाल को पढ़िए ज़रा एक बार सवाल को पढ़ें अगर, तो देखिए सवाल में कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 15% अंकों की ज़रूरत है। एक छात्र 80 अंक लाता है, 70 अंकों से फेल हो जाता है, तो उसकी परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? देखिए, अगर इसको हम नंबर लाइन पे शो करें, एक नंबर लाइन पे अगर इसको हम शो करें तो किस तरीके से शो करेंगे? जैसे मैं यहाँ पे मान लूँ कि ये कोई एक लाइन है, ये कोई एक लाइन है, दोबारा से बना लें इसको। जैसे मैं इसको नंबर लाइन पे शो करूँ, मैं ये मान लूँ कि ये कोई लाइन है और इसमें यहाँ पे कहीं पे पास होने का कोई सीन होगा, और ये जो लाइन है ये यहाँ पे 15% है। क्लियर? यानी कि अगर यहाँ पे किसी भी विद्यार्थी के नंबर आ जाते हैं तो वो पास हो जाता है। सवाल में कह रहा है कि एक विद्यार्थी 80 अंक लाया, तो 80 अंक लाया और वो अभी भी फेल हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी उसके नंबर कम आ रहे हैं, यानी कि अभी वो 15% पे नहीं पहुँच रहा है। 80 अंक ही आ रहे हैं अभी वो पास नहीं हो रहा, और पास नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है, तो कितने नंबर से फेल हो रहा है वो भी दिया है, वो दिया है 70। यानी कि अगर उसके 70 नंबर और आ गए होते तो इस लाइन पे पहुंच गया होता, इस लाइन पे पहुंच गया होता, इस 15% वाली लाइन पे पहुंच गया होता। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक के कितने नंबर हैं? ये नंबर है 150। यानी कि ये जो 150 नंबर हैं, ये 150 नंबर मिल के 15% को बना रहे हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ से 1% का जो मान आएगा वो आएगा कितना? 10। कह रहा है अधिकतम अंक क्या होंगे? तो कोई भी परीक्षा हो अपने आप में 100% की होती है, तो 100% का मान हमें निकालना है। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे अगर 100 का गुणा हो रहा है तो यहाँ पे भी 100 का, यानी 1000, 2 जीरो ही चिपकाने, तो सवाल का उत्तर हो गया 1000। क्लियर है? ऐसा कोई भी सवाल आपको दिखे जिसमें कोई विद्यार्थी फेल हो रहा है या पास हो रहा है, तो उसको आप नंबर लाइन पे शो कर लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, जैसे अगला ही सवाल देखें, तो इससे भी बढ़िया सवाल है, मैं आपको बताऊँ। उसको एक बार आप ठीक से पढ़िए, समझिए सवाल में क्या कह रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, अगला सवाल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में दुविधा ना हो। कह रहा है कि यदि किसी परीक्षा में एक छात्र को 46% अंक प्राप्त होते हैं और वो 55 अंक से फेल हो जाता है,
और दूसरे छात्र को 81% अंक आते हैं, जो 15 अंक से अधिक पास होता है, पासिंग मार्क से 15 अंक अधिक हैं जो कि, तो अधिकतम अंक क्या है? ऐसा कोई सवाल अगर आपको दिखे तो हमें करना कुछ नहीं है, वही पुरानी चीज़, नंबर लाइन पे इसको शो कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे मान लें कि ये एक कोई लाइन है और यहाँ पे कहीं पे पासिंग परसेंटेज होगा, कितना है हमें नहीं मालूम। एक विद्यार्थी है, उसके 46% अंक आ रहे हैं, यानी यहाँ पे कहीं पे 46% है और वो 55 अंक से फेल हो रहा है, यानी यदि ये उसके 55 अंक और आ जाते तो यहाँ पे पासिंग परसेंटेज पे आ जाता, यहाँ पे ये पास होने के लिए है। क्लियर है? वहीं एक दूसरा विद्यार्थी है, उसके 81% अंक आ रहे हैं, तो 81% 46% तो ज़्यादा ही हो गए, यहाँ पे है 81%। और जो कि कह रहा है कि पासिंग मार्क से 15 ज़्यादा है, तो 15 अंक ज़्यादा है। यदि ये 15 अंक इसमें घटा दिए जाएँ 81% में, तो पासिंग पे ये भी आके खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा जब भी कोई भी सवाल आपको दिखे तो यहाँ पे देखिए 46% और 81% के बीच का गैप कितना है। अगर इस आप गैप को समझ पा रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये जो गैप है ये है 35% का। क्लियर है? और जबकि मार्क्स में अगर देखें, नंबर्स में देखें कितने का गैप है, तो 55 और 15 70 का गैप है। तो 35% बता रहा 70 को, अगर 35 बता रहा 70 को, 35 बता रहा है 70 को, तो 1 बताएगा 2 को, तो 1% का मान आ गया कितना? 2। कोई भी परीक्षा होती है तो अधिकतम 100% की होती है, तो अधिकतम 100% की होती है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 200। यानी वो जो परीक्षा थी वो 200 मार्क्स थी। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या किया हमने देखा कि इस नंबर लाइन पे कहीं पे तो ऐसी कोई लाइन होगी जहाँ पे पासिंग मार्क या पासिंग परसेंटेज होगा। एक विद्यार्थी 46% अंक ला करके भी 55 अंकों से फेल हो जा रहा है, यानी अगर उसमें 46% में 55 अंक और जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। कोई एक दूसरा विद्यार्थी जिसके 81% अंक आ रहे हैं लेकिन फिर भी फेल हो जा रहा है 15 अंकों से, अगर उसमें 15 घटा दें 81% में, तो वो पासिंग मार्क पे आके खड़ा हो जाएगा। तो हमने देखा कि 46% से 81% के बीच का गैप क्या है, तो गैप है 35%। और जबकि नंबर्स में देखा तो ये 55 और 15 कितना गैप है? 55 और 15 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ऐसा ना हो कि आप इसको घटा दें, घटेगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये देखिए जैसे आप इसको ऐसे तो लिखेंगे 46% प्लस 55 इज इक्वल टू 81% माइनस 15। अब ये 46 इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ जाएगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 35%। अब ये 15 माइनस का उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 55 और 15 अब आप इसको जोड़ेंगे ना कि घटाएंगे। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 70। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि यहाँ पे ये चीज़ दिख जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल कितना हो गया, तो अब आप कहेंगे ये 70 हो गया। परसेंटेज में गया 35 का मान दे रहा 70, तो 1 का मान आया 2, तो 100 का मान आया 200। इस सवाल का उत्तर हो गया 200। परेशानी होगी अगर समझ नहीं आया अभी, तो एक और सवाल ले लेंगे ऐसा ही, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल अगर हम देखें, अगले सवाल में कह रहा है यदि किसी परीक्षार्थी कि परीक्षा में 35% अंक आते हैं और वो 40 अंकों से फेल हो जा रहा है, और दूसरा विद्यार्थी जिसके 60% अंक आते हैं जो कि पास अंक से 35 अंक ज़्यादा हैं, तो पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है? इसमें पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है ये पूछ लिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछा गया हो, अगर हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है और हमें समझने में दिक्कत नहीं है तो कुछ भी पूछ लिया गया हो हम तो बता ही देंगे, है कि नहीं। अब जैसे यही सवाल है, अब इसी सवाल को अगर हम देखें, इसी सवाल को अगर हम, ये किधर जा रहा है मेरे भाई, इसको इस साइड लगा लेते हैं। अब जैसे इस सवाल में देखिए कह रहा है कोई विद्यार्थी है 35% अंक ला रहा है, जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं पे पासिंग के लिए कोई परसेंटेज या कोई मार्क्स की आवश्यकता होगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पास होने के लिए चाहिए। किसी विद्यार्थी के 35% आ गए, 35% आ रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे कहीं पे है, वो फिर भी फेल हो जा रहा है 40 अंकों से। यदि इसके 40 नंबर और आ जाते तो पासिंग पे पहुँच जाता। ऐसे ही हमने देखा कोई विद्यार्थी है,
उसके 60% आ रहे हैं, लेकिन वो पासिंग से कितना ज़्यादा है, वो 35 ज़्यादा है। तो यदि कि 60% में 35 घटा दें ये मार्क्स, तो वो भी पास पे आके खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा 35% और 60% के बीच का गैप कितना है, तो गैप है 25%। और मार्क्स में अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक का कितना मार्क्स, तो 40 और 35 आप कहेंगे 75, यानी 25% का मान दे रहा है 75। तो 1% का मान निकल के आ जाएगा 3। 1% का मान अगर 3 निकल के आ रहा है, हमसे वो पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, काहे के लिए फालतू का यहाँ पे अभी 100% निकालूंगा, फिर उसका 35%, फिर उसमें जोड़ता रहूँगा। तो मैं तो ये देखूंगा ना कि 1% का मान 3 है, तो 35% का मान कितना होगा। अगर इसको मार्क्स में बदल लें तो ये हो जाएगा 105, यानी कि पहले उसके 105 मार्क आ रहे थे, तब भी फेल हो जा रहा था वो 40 से। तो अगर इसमें हम 40 और जोड़ देंगे ये, तो अब वो पास पे पहुँच गया, यानी कि उसको पास होने के लिए 145 मार्क्स की आवश्यकता है। बात क्लियर है कि नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा आपके। अब आपको ज़रूर ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है मुझे लगता है। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी ऐसे कोई भी सवाल को हल करने के लिए। देखिए जैसे और भी सवाल हम ले लें, अगला सवाल लें, जैसे अगला सवाल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे इन सवालों को हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले और भी सवाल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक सवाल ये है, एक सवाल ये है। सवाल में क्या है, सवाल में दिया हुआ है सवाल में दे रहा है कि एक परीक्षा में स्कूल ए में 80% छात्र स्कूल ए में 80% छात्र पास हुए। ठीक है, बड़ा कर दें इसको, जैसे थोड़ा आपको दिखने में सुविधा हो जाएगी। जैसे कह रहा है कि एक परीक्षा में स्कूल ए में 80% छात्र पास हुए, यदि स्कूल बी में स्कूल ए से 25% छात्र अधिक उपस्थित होते और स्कूल ए से 40% अधिक उत्तीर्ण होते, तो स्कूल बी में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होते। ये है सवाल में। ठीक है, सवाल की भाषा आपने समझ ली होगी। अब जैसे इस सवाल को करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इस सवाल को करते जब तो कैसे करते, जैसे यहाँ पे एक स्कूल ए है, ये कोई दूसरा स्कूल है, ये स्कूल बी है। कह रहा है कि 80% छात्र पास हुए। मान लीजिए कि 100% उपस्थित थे छात्र, जिसमें 80% पास हो गए, तो 80% निकालेंगे 100 का, तो 80 निकल के आ जाएगा। क्लियर। ये प्रेजेंट, कितने प्रेजेंट थे, मान लीजिए 100 छात्र प्रेजेंट थे, उसका 80% निकाला, तो ये पास वाले हैं। ये हैं प्रेजेंट, कितने प्रेजेंट थे, और ये हैं पास वाले। ठीक है, कह रहे स्कूल बी में ए से 25% ज़्यादा छात्र प्रेजेंट थे, तो इससे 25% ज़्यादा प्रेजेंट होने का मतलब 100 का 25% 25, इसमें 25 ज़्यादा है, यानी 125। ये तो प्रेजेंट ही थी कि इतने छात्र 125 छात्र स्कूल बी में प्रेजेंट थे। और आगे कह रहा है कि स्कूल ए से 40% अधिक उत्तीर्ण होते, तो इसका 40% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 32। 32 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 112। क्लियर, 112, यानी कि यहाँ पे उत्तीर्ण हो रहे 112। तो यही पूछ रहा है, कह रहा है कि बी में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होंगे, तो 112 उत्तीर्ण हो रहे 125 में से, तो ये कितना परसेंट है 112 125 का, तो 112 125 का जब देखेंगे कितना परसेंट है, तो ऐसे ही परसेंटेज निकालते हैं। 25 से इसको काट देंगे 5 बार, 25 से इसको काट देंगे 4 बार। पहले भी मैंने आपको बताया 5 से भाग दें, इससे बढ़िया है 10 से भाग दें। 8 का इसमें गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 12 × 96, 896, और 10 का भाग देने का मतलब एक अंक बाद दशमलव लगा देना, तो आंसर आ जाएगा 89.6, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस सवाल का। समझ में आया कि नहीं। हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि मान लो कि स्कूल ए में 100 छात्र प्रेजेंट थे, ये उपस्थित हैं। क्लियर, तो उसका 80% पास हुए, तो 80% पास, तो 100 का 80% आया 80, ये हो गए पास वाले।
आगे कह रहा है कि स्कूल बी में स्कूल ए से 25% ज़्यादा उपस्थित हुए। तो 100 को 25%, 25 इसमें 25 जोड़ दिया तो बी में उपस्थित हुए 125, ये उपस्थित वाले हैं। इसके आगे लिख रहा है कि स्कूल बी में स्कूल ए की अपेक्षा 40% अधिक उत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी पास हो रहे हैं। तो 80 का 40% हमने देखा 32 होता है, तो इसमें अगर 32 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 112, यानी स्कूल बी में जो पास हो रहे हैं छात्र वो हो रहे हैं 112। 125 विद्यार्थी उपस्थित थे जिसमें 112 उत्तीर्ण हुए, यानी कि इसका परसेंटेज देखेंगे तो 112 125 का कितना परसेंट है